Hi there and welcome back to Mind's Mind Tutorials. So our today's topic is food toxicants, also known as food poisoning, and we were seeing the paper ecotoxicology. So ecotoxicology की complete playlist आपको चैनल पे मिल भी जाएगी बाद में अगर आप चेक करेंगे. So अभी आज के लिए जो हमारा synopsis है, सबसे पहले इस टॉपिक के लिए synopsis देख लेते हैं. First of all we will be seeing the introduction. इंट्रोडक्शन के बाद कितने टाइप्स के फूड टॉक्सिकेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि नेचुरल फूड टॉक्सिकेंट्स, बैक्टीरियल फूड टॉक्सिकेंट्स, फंगल फूड टॉक्सिकेंट्स एंड मेटेलिक फूड टॉक्सिकेंट्स. ये सारी चीजें देखने के बाद फूड एलर्जी क्या होती है, इस पूरे टॉपिक में क्या कंक्लूजन हमारे लिए निकलता है वो देखेंगे, और लास्ट में किस तरह के क्वेश्चन जनरली आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उसके ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे. तो बात करते हैं इंट्रोडक्शन की. सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं. तो हेडिंग यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है, इंट्रोडक्शन. हम इसकी डिटेल्स में चलते हैं. फूड पॉइजनिंग या फिर फूड टॉक्सिकेंट्स जो होते हैं, या अगर आप सिंपली पहले फूड पॉइजनिंग को समझिए तो आपकी डे टू डे लाइफ में आपने बहुत बार सुना होगा, डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि ये पेशेंट को फूड पॉइजनिंग हुई है. सो व्हाट डज ही मीन आफ्टर सेइंग द फूड पॉइजनिंग वर्ड. यहाँ पर क्या फूड पॉइजन की तरह एक्ट कर रहा है? तो हाँ, हम कह सकते हैं एक तरह से वो पॉइजन की तरह एक्ट कर रहा है. सिर्फ पॉइजन का ये मीनिंग नहीं होता कि किसी जहर को हम पॉइजन करेंगे, किसी चीज को दिया जाएगा, किसी ऑर्गेनिज्म को दिया जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी. कभी कभी कुछ फूड के ऐसी चीजें होती है कि वो थोड़े से रॉटन साइड पे चले जाता है, खराब होने लगता है वो फूड, तो वो एक तरह से इल इफेक्ट्स कॉज कर देता है, बुरे तरह के इफेक्ट्स कॉज कर देता है किसी ऑर्गेनिज्म में, जिसको हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं. सो फूड पॉइजनिंग में सारी तरह की इलनेसेस आती है जो कि इंजेक्शन ऑफ फूड के थ्रू होती है, जिसके अंदर नॉन बैक्टीरियल या फिर बैक्टीरियल दोनों तरह के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, ये कोई फूड है, इसमें फूड रखा हुआ है, ठीक है. ये फूड नॉर्मली अगर किसी इंसान को देखा जाए तो ये उसके लिए ना ही टॉक्सिक हो सकता है ना ही पॉइजनस हो सकता है, सिवाय कुछ केसेस के वो फूड रॉटन हो गया है, या फिर उस फूड में क्या चीज है, या तो फूड रॉटन है, खराब हो गया है फूड, पुराना हो गया है, या कुछ प्रॉब्लम है उसके अंदर, या उसमें कुछ नॉन बैक्टीरियल ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, और बैक्टीरियल है तो इसी वजह से कहीं ना कहीं वो रॉटन होता है. तो बैक्टीरियल चीजों की वजह से वो फूड में मिस्टेक्स है, तो ये फूड क्या करेगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म में इल इफेक्ट्स कॉज करेगा, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, फूड पॉइजनिंग कहते हैं. अच्छा, अब आगे और बात करते हैं. तो ये जो नॉन बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जो कि पॉइजन की तरह एक्ट कर रहे हैं, वो कहाँ से आए फिर? तो वो कहीं ना कहीं प्लांट्स की तरफ से भी आ सकते हैं और वो एनिमल्स की तरफ से भी आ सकते हैं. कुछ ऐसी चीजें जो खाने में ऐसी मिल जाएं जो कि वो उसको पॉइजनस बना दे, तो वो प्लांट की तरफ से भी आ सकते हैं, एनिमल की तरफ से भी आ सकते हैं, यहाँ तक कि वो किसी इनऑर्गेनिक केमिकल की तरफ से भी आ सकते हैं. फूड पॉइजनिंग उसको भी ओरिजिनली भी कहेंगे कि अगर किसी ने ओरिजिनली उसमें पॉइजन था, मिलाया था, या उसमें था, तो वो भी एक तरह का इनऑर्गेनिक केमिकल हो सकता है. तो ये नॉन बैक्टीरियल चीजें होती है. तो ये तो इस तरफ की बातें होगी. अब अगर हम बात करते हैं कि फिर ये बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स कौन हो सकते हैं, तो बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स में ऑफ कोर्स बैक्टीरिया होंगे और उसके टॉक्सिन्स होंगे, क्योंकि बैक्टीरिया भी तो कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करता है. तो ये हो जाएंगे यहाँ पर, ये वाली बात क्लियर होती है. सो जो फूड होता है उसके अंदर नॉन बैक्टीरियल और बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स अगर हैं, तो वो अगर पॉइजनस फूड उसको बना रहे हैं या फिर फूड पॉइजनिंग कॉज करवा रहे हैं, तो ये सारे रीजंस हमें देखने को मिलते हैं. अब जो कंटामिनेटेड फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी ऐसे फूड प्रोडक्ट्स जिनमें कहीं ना कहीं कंटामिनेशन आ गया है, यानी कहीं ना कहीं कुछ मिलावट आ गई, कुछ गड़बड़ हो गई है, तो उसकी वजह से टॉक्सिक केमिकल्स बॉडी में प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिसकी वजह से अलग अलग तरह की डिजीजेस हो सकती है. अब ये डिपेंड करता है कि वो जो फूड टॉक्सिन्स है या टॉक्सिकेंट्स हैं, वो किस तरह से हो सकते हैं. जिसको आपने अभी ऊपर की तरफ देखा, ये 4 टाइप्स के थे यहाँ पर. तो 4 तरह के फूड टॉक्सिन्स हो सकते हैं: नेचुरल फूड टॉक्सिन्स, फंगल फूड टॉक्सिन्स, बैक्टीरियल फूड टॉक्सिन्स एंड मेटेलिक कंटामिनेशन. मेटेलिक क्या के टॉक्सिन्स नहीं लगता, मेटेलिक कंटामिनेशन लगता है. अब सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं नेचुरल फूड टॉक्सिन्स के साथ. तो हम लोग हेडिंग ले लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर, और हमारी हेडिंग रहेगी यहाँ पर नेचुरल फूड टॉक्सिन्स. आगे चलते हैं, डिटेल समझते हैं इसकी. नेचुरल फूड टॉक्सिन्स. तो फूड जो है वो बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है बेटर डेवलपमेंट ऑफ बॉडी के लिए, साथ में माइंड के लिए. तो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, उसका माइंड है, इन सबको डेवलप करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, फूड की जरूरत पड़ती है. लेकिन कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके इल इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, उसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ ऐसे फूड होते हैं जिनके अंदर क्या होते हैं, इल इफेक्ट्स होते हैं.
तो वो इल इफेक्ट्स किस पर हो सकते हैं, वो एनिमल्स पर भी हो सकते हैं, वो ह्यूमन बींग्स पर भी हो सकते हैं, किसी पर भी हो सकते हैं। सो कुछ ऐसे फूड जो कि नेचुरली ऐसे होते हैं जिनमें टाइनी अमाउंट ऑफ पॉइजन होते हैं, थोड़ा सा अमाउंट उनमें पॉइजन होता है, जो कि अगर लार्ज डोजेस में दे दिया जाए तो किसी को भी इल बना दे। तो थोड़ा सा उसमें हम कह सकते हैं लेस अमाउंट में, लिटिल अमाउंट में, लेस अमाउंट में उसमें पॉइजन हो सकता है किसी फूड में मान लीजिए किसी फूड में लेस अमाउंट ऑफ पॉइजन है, लेकिन अगर अब इसी लेस अमाउंट को नॉर्मली एक बार इंसान खाता है तो उसको कुछ भी नहीं होता, कभी कभी वो उसके लिए यूजफुल भी हो सकता है। लेकिन इसी अमाउंट को वो बहुत ज्यादा एक्सेस करके खा रहा है, ज्यादा करके खा रहा है, एक्सेस अमाउंट में खा रहा है, तो वो इंसान की डेथ भी हो सकती है। ये प्रॉब्लम वहां पे हमें देखने को मिल सकती है। अगर हम एक एग्जाम्पल ले तो जो बनानास होते हैं, बनानास, हम किसकी बात कर रहे हैं, बनानास। तो बनानास में क्या होता है, इनके अंदर एक केमिकल होता है जो कि हेलुसिनेशंस कॉज कर सकता है, हेलुसिनेशंस। Okay, everything which we are studying under the food toxicants and food poisoning is all under the education purpose. ये सारी चीजें हम लोगों के कोर्स में होती है जिसको हम इकोटॉक्सिकोलॉजी में पढ़ते हैं, तो ये बुक्स के थ्रू ही हम लोगों को पता होता है, तो आपको भी एजुकेशन पर्पस में ही लेकर समझना है। सो बनानास जो होते हैं कहीं ना कहीं उनमें भी एक केमिकल होता है जो क्या कॉज करता है, हेलुसिनेशंस कॉज करता है। ग्रीन पटेटोज की बात करें तो उनमें एक पॉइजन होता है जिसको सोलेनिन कहा जाता है। जनरली आपने सुना होगा कि ग्रीन पटेटोज नहीं लेना चाहिए, ग्रीन पटेटोज, इनमें क्या होता है, एक छोटा सा पॉइजन होता है जो कि क्या कहलाता है, सोलेनीन कहलाता है, सोलेनीन। अच्छा, हेलुसिनेशन का मतलब तो पता है ना, आपने सुना होगा 12th क्लास में भी कि हेलुसिनेशन क्या होता है और जो भी सारी डिटेल्स उसकी होती है। ग्रीन पटेटोस की बात करते हैं तो इसमें एक तरह का पॉइजन होता है जो कि सोलेनिन कहलाता है। और ये क्या करता है, सोलेनिन ये स्टमक एक कॉज करता है। कभी कभी पटेटो खाने के बाद कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको ये शिकायत होती है कि उनकी स्टमक थोड़ा सा अपसेट है, उनके पेट में थोड़ा दर्द है, इस तरह की बातें सुनने में आती है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि पटेटो में क्या होता है, सोलेनिन होता है जो कि क्या कॉज करता है, स्टमक एक को कॉज करता है। एंड बनानास के अंदर क्या होता है, ऐसे थोड़े से केमिकल होता है, एक केमिकल होता है इसके अंदर जो क्या कॉज कर देता है, यहाँ पर हेलुसिनेशंस कॉज करता है बनाना खाने के बाद। ये बातें होती है, ग्रीन पटेटोस की बात हो गई। उसके बाद समझते हैं जो चीज होता है, चीज, चीज जो कि पिज्जाज वगैरह में बहुत ज्यादा डलता है, चीज, उसके अंदर एक चीज होती है जिसको कहते हैं टायरेमिन, टायरेमिन, TYRAMINE। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर रहता है स्टूडेंट्स, ये एक एक चीज आप सुनेंगे ना आपको बहुत मतलब इंटरेस्ट आ जाएगा इस सबको सुनकर। तो ये जो टायरेमिन होता है ये केमिकल होता है जो कि किसके रिलेटेड होता है, बॉडी हार्मोन को रिलेटेड, जिसको एड्रीनलिन कहते हैं। आपने सुना होगा जो किडनीज होती हैं, किडनीज, उसके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड रहते हैं, ये जिसको मैं कलर कर रही हूँ, ये क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड होते हैं जो क्या सिक्रीट करते हैं, एड्रिनलिन सिक्रीट करते हैं। सो ये जो टायरामीन रहता है और ये जो एड्रिनलिन होता है ये दोनों एक दूसरे से मतलब कह सकते हैं कहीं ना कहीं सेम होते हैं। तो ये केमिकल जो टायरामीन है वो किसके रिलेटेड है, वह एड्रिनलिन के रिलेटेड है। और ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, ये जो पल्स रेट होता है उसको अफेक्ट करते हैं, और इसकी वजह से कभी कभी सपने बुरे, जिसको सपने हम कहते हैं नाइट मेयर्स जो कहते हैं वो आते हैं, नाइट मेयर्स आते हैं। क्योंकि ये जो एड्रेनलिन है ना स्टूडेंट्स, ये स्ट्रेस हार्मोन होता है, टेंशन के टाइम पे बहुत ज्यादा सिक्रीट होता है। जैसे किसी के सामने एकदम डॉग आ गया, लायन आ गया, उसको समझ में नहीं आ रहा है अब उसको क्या करना है, तो ऐसी सिचुएशन में उसकी बॉडी एड्रेनलिन को सिक्रीट करती है जो कि किडनी के ऊपर पाया जाता है, एड्रिनल ग्लैंड, उसमें से सिक्रीट होता है। तो ये जो चीज होता है, तो चीज के अंदर टायरामीन नाम का सब्सटेंस होता है, और ये जो केमिकल होता है वो हमारे बॉडी हार्मोन एड्रेनलिन से रिलेटेड रहता है। और ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, ये अफेक्ट करते हैं पल्स रेट को। सबसे पहले तो इन्होंने क्या अफेक्ट करा, पल्स रेट को अफेक्ट करते हैं, पल्स रेट को। और दूसरी बात क्या करते हैं, इसकी वजह से नाइट मेयर्स आते हैं, यानी बुरे सपने आते हैं, इंसान को नाइट मेयर्स आने लगते हैं। तो ये दोनों मिलकर ये सारी चीजें, अच्छा क्या हो रही, इल इफेक्ट्स कब होंगे, जब बहुत एक्सेस में किसी चीज को कर लिया जाए तो कहीं ना कहीं होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैम ने बोला है, हमारी मैम ने बोला है कि चीज खाने से नाइट मेयर्स आते हैं, ऐसी बात आपको नहीं करनी है। ठीक है, एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट हर चीज को समझना जरूरी है। जैसे कि हम हर चीज को यहाँ समझते हुए जा रहे हैं, हमने सबसे पहले यही समझा कोई चीज फूड है तो वो इंसान के लिए अच्छी है, वो चीज ही अगर एक्सेस हो जाएगी तो वो इंसान की डेथ भी कॉज कर सकती है, जैसे हमने यहाँ डेथ शो करी। ये बातें हम यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो चीज के बारे में था। अब कुछ ऐसे फूड आइटम्स भी हो सकते हैं जो कि इनडाइजेस्टिबल होते हैं। क्या होते हैं, कुछ ऐसा फूड होते हैं
जो कि इनडाइजेस्टेबल होते हैं। इनडाइजेस्टेबल मतलब उनका डाइजेशन नहीं हो सकता बॉडी के अंदर, उनको आप इजीली डाइजेस्ट नहीं कर सकते, तो इसकी वजह से इंसान को बर्निंग सेंसेशंस आते हैं, स्टमक में हैवीनेस महसूस होती है, जैसे हम एसिडिटी कहते हैं कभी कभी। सो बर्निंग सेंसेशंस कब आते हैं? जब किसी चीज को ह्यूमन बॉडी क्या नहीं कर सकती, डाइजेस्ट नहीं कर सकती। तो बर्निंग सेंसेशन, ये ई बनाया था हमने यहाँ पर, सेंसेशंस। और आप ये भी लिख सकते हैं हैवीनेस इन स्टमक, heaviness in stomach। तो ये एग्जांपल्स हो सकते हैं। दूसरा, अगर हम वे की बात करें तो इन सारे टॉक्सिक इफेक्ट से हमें अगर छुटकारा पाना है कहीं ना कहीं, तो इसका रीजन क्या यूज कर सकते हो आप, कि प्रॉपर कुकिंग हो और जो चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है उनका यूज थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड हो जाए। तो एक तो प्रॉपर कुकिंग जरूरी है, इसका इलाज भी समझना जरूरी है, तो एक तो प्रॉपर कुकिंग होनी चाहिए। दूसरा, अगर कोई सब्सटेंस इतना ही बुरा है तो उसका यूज कैसा कर देना चाहिए, रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड यूज करना चाहिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं ऑयल के बारे में। तो ऑयल नेचुरल फूड टॉक्सिन्स में ही हम अभी भी डील कर रहे हैं, आप लोगों को इसी के अंदर सारी बातें समझते हुए चलनी है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को, थोड़ी बातें ऑयल के बारे में। जो मस्टर्ड ऑयल होता है वो ओकेजनली एडल्टरेटेड रहता है विथ आर्जिमोन ऑयल, जिसको आप सरसों का तेल कहते हैं हिंदी में, मस्टर्ड ऑयल। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसके अंदर मिलावट किस तेल की कर देते हैं, आर्जिमोन ऑयल की। जो बाहर दुकानदार ये लोग रहते हैं, शॉपकीपर्स एंड ऑल, वो क्या करते हैं, मस्टर्ड ऑयल जो कि सरसों का तेल होता है, सरसों कैसे लिखेंगे, एक सेकेंड, सरसों का तेल, ठीक है, जो सरसों का तेल होता है उसमें आर्जिमोन ऑयल को मिक्स कर देते हैं, जिसको हिंदी में कटकर ऑयल कहते हैं। मैं यहाँ लिखती हूँ कटकर ऑयल। ठीक है, तो ये एडल्ट्रेशन कहलाता है, एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, मिलावट करना। तो मस्टर्ड ऑयल, इंसान मस्टर्ड ऑयल खरीदने गया है लेकिन उसमें क्या मिला दिया जाता है, आर्जिमोन ऑयल मिला दिया जाता है। आर्जिमोन ऑयल जो होता है वो कहाँ से डिराइव किया जाता है, जो सीड्स होती है आर्जिमोन मैक्सिकाना की, वहां से। आर्जिमोन मैक्सिकाना की जो सीड्स होती हैं, ये सीड्स होती है, आर्जिमोन मैक्सिकाना एक प्लांट है, तो इसकी जो सीड्स होती हैं वहां से ये आर्जिमोन ऑयल को एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है। और ये एक तरह का प्लांट होता है जो कि वाइल्डली पूरे इंडिया में ग्रो करता है। पूरे इंडिया में आर्जिमोन का प्लांट आपको कहीं पर भी मिल जाएगा। सो इसकी जो टॉक्सिसिटी होती है आप वो जानिए। ये जो आर्जिमोन, मस्टर्ड ऑयल तो फायदेमंद है, बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन ये जो आर्जिमोन ऑयल मिला दिया जाता है, एडल्ट्रेट कर दिया जाता है अच्छे वाले ऑयल के अंदर, उसके बारे में सुनिए। इसकी जो टॉक्सिसिटी होती है वो दो तरह के एल्केलॉइड्स की वजह से होती है, ड्यू टू टू एल्केलॉइड्स इट इज टॉक्सिक। दो अल्केलॉइड्स की वजह से ये क्या होता है, ये टॉक्सिक होता है, इसमें टॉक्सिसिटी होती है, दो अल्केलॉइड्स की वजह से टॉक्सिक होता है। पहला पहला जो इसका जो एल्केलॉइड होता है जिसकी वजह से ये बुरा बनता है वो होता है सेंग्विनेरिन, सेंग्विनेरिन। दूसरा होता है डायहाइड्रोसेंग्विनेरिन, डायहाइड्रोसेंग्विनेरिन। ये दो ऐसे एल्कोलॉइड्स हैं जो क्या करते हैं, इसको आर्जिमोन ऑयल को, कटकर ऑयल को टॉक्सिक बना देते हैं। अब ये दोनों ऑयल के अंदर जब आ जाते हैं तो ये जो पहला सेंग्विनेरिन है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक माना जाता है। और इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो ट्रीटमेंट है, अब एक बार ये खाने में मिल गया, ये वाला ऑयल अगर खाने में मिल गया तो खाने को क्या कर देगा, ये टॉक्सिक कर देगा, इंसान के लिए फिट नहीं रहेगा वो ऑयल, उसकी वजह से इंसान को प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या है कि इन कंटामिनेटेड ऑयल का रिमूवल करना बहुत जरूरी है, जो कि अलग अलग सपोर्टिव मेजर्स रहते हैं जिसमें ये चेक करा जाता है कि क्या इसमें क्या चीजें हैं और कैसे इस ऑयल को निकाले, तो वो सब फैक्ट्रीज वगैरह की मेथड्स होती हैं। सो एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है प्रेंडिनी सोलोन के थ्रू, जो कि बता देता है हमको कि इसमें कुछ मिक्सचर है या नहीं। तो इनको पता लगाने के लिए क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है प्रेंडिनी सोलोन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह की बातें आपको याद रखनी है। अब अगर हम थोड़ी बहुत मस्टर्ड ऑयल की भी बात करें, और एक और ऑयल होता है ग्रेप सीड ऑयल, आपने सुना होगा ग्रेप सीड ऑयल,
ये दो ऑयल्स की भी बात करें तो थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम इनमें भी कहीं ना कहीं, मैं अभी भी पहले भी कह रही थी, ये अच्छी चीज भी हो सकती है लेकिन इनको एक्सेस में कर दिया तो इनमें भी गड़बड़ हो सकती है। तो ये जो मस्टर्ड ऑयल होता है और ग्रेप सीड ऑयल होता है, इन दोनों के अंदर भी एक एसिड होता है जिसको कहते हैं इर्यूसिक एसिड। इर्यूसिक एसिड, ERUCIC, ठीक है। इर्यूसिक एसिड जो क्या करता है, जो मायोकार्डियल मसल्स होती है, जो हार्ट होता है किसी भी एनिमल का, ऑर्गेनिज्म का, तो हार्ट किस मसल का बना होता है, मायोकार्डियल मसल का बना होता है, मायोकार्डियल मसल का बना होता है। तो ये हार्ट किसका बना है, मायोकार्डियल मसल्स का बना है। तो ये जो मायोकार्डियल मसल होती है इनमें इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है ये इर्यूसिक एसिड, यानी कि इसमें जिसको आप हिंदी में सूजन कहते हैं। सो मायोकार्डियल मसल्स के अंदर सूजन आ सकती है किसकी मदद से, इस इर्यूसिक एसिड की वजह से। तो एक तरह की प्रॉब्लम है इस इर्यूसिक एसिड की कि ये क्या करता है, हार्ट की जो मसल्स होती है उसमें जमने लगता है धीरे धीरे करके और उसको इन्फ्लेम कर देता है और उसमें आगे जाके कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है। सो जो ओवर हीटिंग होती है कुकिंग ऑयल की, उसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम्स होती है। नॉर्मली जो कुकिंग ऑयल है, ऐसा कहा जाता है कि आप जो कुकिंग ऑयल यूज कर रहे हैं उसको एक बार यूज करके थ्रो कर देना चाहिए, देन नेक्स्ट टाइम पे न्यू ऑयल यूज करना चाहिए। लेकिन ये जो बाहर के शॉपकीपर्स वगैरह होते हैं, जो कि जो फ्रेटर्स वगैरह जो बनाते हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं तो ये लोग ऐसा नहीं करते। एक ही सेम ऑयल में बार बार उसी चीज को बनाते हैं खाने को, उसी ऑयल को फिर से, जो जैसे हम फ्राइंग आइटम्स की बात करें तो उसी ऑयल में बार बार फ्राई करते हैं, अगेन एंड अगेन उस ऑयल को यूज करते हैं। तो ये जो बार बार ऑयल यूज किया जाता है, ओवर हीटिंग जो होती है कुकिंग ऑयल की, ये क्या करती है, डिकम्पोजिशन करती है, डिकम्पोजिशन। और इसकी वजह से, डिकम्पोजिशन आने की वजह से जो पॉलीमराइज्ड प्रोडक्ट्स होते हैं वो यहाँ पर फॉर्म होते हैं जो कि कार्सिनोजेनिक होते हैं। सो यहाँ पर क्या होता है, पॉलीमराइज्ड प्रोडक्ट्स are formed which are carcinogenic, ऐसे लिख लेना, which are carcinogenic, यानी कि कैंसर कॉजिंग, ठीक है। अब जो पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं जो कि फ्राइंग के बाद प्रोड्यूस होते हैं, उनका भी इफेक्ट बहुत बुरा होता है हेल्थ के ऊपर। सो ये वाली बात याद रखना कि पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स भी बहुत बुरे होते हैं। पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स प्रोड्यूस जो हो रहे हैं आफ्टर द फ्राइंग, उनका भी इफेक्ट रहता है हेल्थ के ऊपर। तो फ्राइंग जब होती है बार बार तो ये पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं जिसकी वजह से आगे जाके प्रॉब्लम्स होती है। ये बातें तो यहाँ पर किसके बारे में हो जाती है, ऑयल के बारे में हो जाती है। अब हम आगे बात करते हैं, कुछ 20 ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर पॉइजनस सब्सटेंसेस हो सकते हैं और कंपाउंड्स हो सकते हैं। ये मैं आपके लिए थोड़ा फैक्ट टाइप ऑफ बता रही हूँ। यहाँ पर हम फैक्ट को ले लेते हैं, कुछ अच्छा कलर से लेंगे हम, इसको वाइट से ले लेते हैं, चलिए। तो फैक्ट क्या है कि मोर देन 20 ऐसे ग्रुप्स होते हैं, मोर देन 20 ग्रुप्स की मैं बात कर रही हूँ जिनके अंदर पॉइजनस सब्सटेंसेस हो सकते हैं या फिर पॉइजनस कंपाउंड्स हो सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं, प्राइमर एल्कोलॉइड्स, ये सब पॉइजनस चीजें हैं, एल्केलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, सेपोनिन्स, रेसिनॉइड्स, ऑक्सलेट्स, एक और लिख लेते हैं, फोटो सेंसिटाइजिंग substances, mineral compounds, such as सोलेनियम बात कर सकते हो आप, सोलेनियम और नाइट्रेट्स, ये सभी जो सॉइल के अंदर एक्यूमुलेट होते हैं मिनरल कंपाउंड्स, सॉइल में पाए जाते हैं, उनकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये कुछ है जो कि पॉइजनस कंपाउंड्स रहते हैं, पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं इन प्लांट्स के अंदर, वो उनके नाम हमने यहाँ मेंशन करे। अब पल्सेस की बात करते हैं। अच्छा, अभी भी हम नेचुरल फूड टॉक्सिन्स में ही डील कर रहे हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि हम कहाँ पर है कहाँ नहीं है, हम लोग अभी भी उसमें हैं। अब हम पल्सेस के बारे में बात करें, एंड पल्सेस के बारे में बात करने के बाद नेचुरल फूड टॉक्सिन्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। सो जो पल्सेस होती है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट कंस्टिट्यूट करती है डाइट का। आप तो जानते हैं इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो बिना दाल के तो कोई खाना कंप्लीट ही नहीं होता। मान लीजिए ये थाली है तो इसमें एक दाल होती है, एक चपाती होती है, फिर उसके बाद थोड़े राइस होते हैं उसमें,
और एक वहां पर सब्जी होती है। ठीक है, इस तरह से एक पूरा कंप्लीट डाइट चार्ट जो होता है वो भी इसी तरह से बनता है। तो यहाँ जो पल्सेस होती हैं, पल्सेस, उसके बाद किसी भी ह्यूमन की डाइट कंट्रोल कंप्लीट नहीं हो सकती, हम कह सकते हैं। तो पल्सेस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कंस्टिट्यूट करती है डाइट का। सो ये एक तरह का प्रोटीन कंटेनिंग सब्सटेंस है, जो कि अगर वेजिटेरियन पीपल की डाइट की हम बात करें तो उनको अगर कहीं से प्रोटीन मिलता है तो वो पल्सेस ही होती है। तो ये क्या है, एक प्रोटीन सोर्स है, प्रोटीन सोर्स, प्रोटीन देती है ये उन ऑर्गेनिजम्स को या ऐसे ह्यूमंस को जो कि वेजिटेरियन डाइट को फॉलो करते हैं, जो कि वीगन्स होते हैं स्पेशली हम बात करें तो। एक अगर हम बात करते हैं, केसरी दाल का नाम आपने सुना होगा, मैं यहाँ लिखती हूँ। केसरी दाल हिंदी में कहते हैं, केसरी दाल इंग्लिश में कहते हैं केसरी दाल, जिसका पूरा नाम होता है, अगर साइंटिफिक बात करें तो लेथाइरस सेटाइवम, लेथाइरस सेटाइवम। तो अभी हमने ये लेथाइरस की बात की जो कि केसरी दाल थी। तो इसका यहाँ पर क्या था, हमने इसका कहा, इसका जो इफेक्ट होता है वो यहाँ पर न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट रहेगा। इसको हमें यहाँ पर लर्न करना जरूरी हो जाता है। दूसरी बात करते हैं तो लेथाइरस जो होगा वो एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि क्या इनिबिट कर रहा है यहाँ पर, एक्शन ऑफ एंजाइम, पर्टिकुलरली प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम को। तो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम का जो एक्शन है वो यहाँ पर इनहिबिट कर रहा है, रोक रहा है। कौन कर रहा है ये, लेथाइरस सेटाइवम कर रहा है। तो ये लेथाइरस सेटाइवम का पॉइंट आपको याद रखना है कि इसमें एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि इनहिबिट करता है एक्शन ऑफ एंजाइम, पर्टिकुलरली प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम को। एक और बात होती है जो ट्रिप्सिन इनहिबिटर एंजाइम होता है, इसका नाम भी हमने सुना है, ट्रिप्सिन इनहिबिटर एंजाइम, इनहिबिटर एंजाइम। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये क्या कर रहा है यहाँ पर, ये अलग अलग वेराइटी ऑफ पल्सेस में पाया जाएगा, जो कि हाई इन केस ऑफ केसरी दाल हो सकती है, जिसके अंदर सोयाबीन भी आ सकते हैं। सो ये जो रीजन है कहीं ना कहीं वही है कि सोयाबीन जो है वो यहाँ पर उसके अंदर ये एंजाइम प्रेजेंट रहेगा। सो ये केसरी दाल और सोयाबीन दोनों की अगर हम बात करते हैं तो इनके अंदर क्या प्रॉब्लम हो रही है कि इनमें ट्रिप्सिन इनहिबिटर एंजाइम थोड़ा ज्यादा है, इसी वजह से सोयाबीन जो होता है वो स्टमक ट्रबल को कॉज कर सकता है। और लेकिन अगर उसको प्रॉपरली कुक किया जाएगा सोयाबीन तो वो इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। दूसरी बात आगे समझते हैं कि जो सीड्स हो सकते हैं, जैसे कि सोयाबीन के सीड्स हो गए, किडनी बीन्स हो गए, जो राजमा जिसको हम हिंदी में कहते हैं, फ्रेंच बीन्स हो गए, ये सभी को भी देखें अगर हम तो ये भी प्रोटीन में बहुत रिच सब्सटेंसेस होते हैं। ये क्या करते हैं, ये एग्लूटिनेशन ऑफ आरबीसीज करते हैं, एग्लूटिनेशन ऑफ आरबीसीज। बहुत ज्यादा प्रोटीन है इनमें, तो क्या करेंगे, आरबीसीज को एक साथ एग्लूटिनेट कर देंगे, पेस्ट कर देंगे कहीं ना कहीं। तो किसकी बात करें हम, किडनी बीन्स की, जिसको हम राजमा कहते हैं हिंदी में, फ्रेंच बीन्स की, वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, सोया बीन्स की, ये सारे बीन्स यहाँ पर एग्लूटिनेशन ऑफ आरबीसीज कॉज करते हैं। और ये जो कंपाउंड इनमें पाए जाते हैं वो जो कर रहे हैं ये काम, जो कि आरबीसीज को एग्लूटिनेट कर रहे हैं, इनमें ऐसी क्या चीज पाई जाती है, तो वो रहते हैं हीम एग्लूटिनिन, हीम एग्लूटिनिन भी आप कह सकते हैं, हीम एग्लूटिनिन। सेकंड ये नीचे प्रॉपर में नहीं आ पा रहा है, हीम एग्लूटिनिन। सो इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता कि किडनी बीन्स, फ्रेंच बीन्स, सोया बीन्स, इन सब में हीम एग्लूटिनिन रहता है जो कि आरबीसीज को एग्लूटिनेट कर देता है। इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, इसीलिए बस इतना रहता है कि केसरी दाल को जनरली जो डाइट है वहां से एक्सक्लूड कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। और अगर कोई पेशेंट है यहाँ पर तो उसको वो देना बंद कर दी जाती है, जिसके अंदर ऐसी डाइट रिच है जो कि विटामिन ए में बहुत ज्यादा रिच है और प्रोटीन में रिच है। और जो डेथ होती है एक्यूट स्टेज में वो कमी देखने को मिलती है, ऐसा नहीं है कि डेथ ही हो जाती है सीधे किसी ऑर्गेनिज्म की। और कभी कभी स्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, स्क्लेरोसिस, मैं यहाँ लिखती हूँ इसको, स्क्लेरोसिस। तो स्क्लेरोसिस के बारे में सुनिए, ये जो लेटरल कॉलम्स होते हैं वो देखने को मिल जाते हैं पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन पे, तो वो स्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। एक और चीज यहाँ पर थोड़ी और देख लेते हैं, इन्हीं पल्सेस के कॉलम में चल रहे हैं। जो सोयाबीन, कैबेज, कॉलीफ्लावर, टर्निप और मस्टर्ड ऑयल होता है, इन सभी में कंपाउंड होता है जो कि गोइटर कॉज कर सकता है। तो मैंने किसका नाम लिया, सोयाबीन कहा मैंने, कैबेज कहा जिसको पत्ता गोभी हिंदी में कहा जाता है, कॉलीफ्लावर जो कि नॉर्मल बंद गोभी होती है, टर्निप की बात की हमने, शलजम कहते हैं शायद हिंदी में, एंड मस्टर्ड ऑयल।
मस्टर्ड ऑयल की बात की, मस्टर्ड को मैंने ऐसे लिख दिया है। तो मस्टर्ड ऑयल, इन सभी में कंपाउंड होता है जो कि क्या कॉज कर सकता है, गोइटर जो डिजीज आपने सुनी होगी वो कॉज कर सकता है अगर एक्सेस में खाया जाए तो। सो ये जो कंटेंट्स होते हैं ये इंटरफेयर करते हैं विद द यूटिलाइजेशन ऑफ आयोडीन। जो आयोडीन का यूटिलाइजेशन प्रॉपर होना था वो ये कंपाउंड्स नहीं होने देते, ये सारी चीजें नहीं होने देती। जो आयोडीन की प्रॉब्लम रहती है गोइटर के अंदर, तो आयोडीन का यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं होने देते जिसकी वजह से गोइटर हो सकता है। कुछ ऐसे लेग्यूम्स होते हैं या ऐसी कुछ सी दालें होती हैं जैसे कि ब्रॉड बीन्स की हम बात करें जिसको विशिया फेबा कहा जाता है, विशिया फेबा, विशिया फेबा। तो विशिया फेबा भी एक तरह का लिग्यूम है, दाल ही है, और इसको नॉर्मली ब्रॉड बीन्स कहा जाता है, ब्रॉड बीन्स। तो विशिया फेबा जो होता है ये क्या करता है, ये आरबीसीज का ब्रेकडाउन कर सकता है, जो कि अल्टीमेटली जिसकी वजह से एनीमिया हो सकता है। क्योंकि आरबीसी फॉर एग्जांपल, ये आरबीसी इसका अगर ब्रेकडाउन होगा ये कम पड़ने लगेंगे जिस वजह से क्या हो जाएगा, वहां पर एनीमिया हो सकता है किसी भी इंडिविजुअल में। फिर ये जो डिजीज होती है इसको, जो कि विशिया फेबा की वजह से होती है, उस डिजीज का नाम क्या होता है, तो उस डिजीज को कहते हैं फेविज्म, फेविज्म। ठीक है, और ये जो डिजीज होती है वो क्यों होती है, वो कुछ सर्टन बीटा ग्लाइकोसाइड्स की वजह से होती है। फेविज्म किसकी वजह से होता है, बीटा ग्लाइकोसाइड्स की वजह से होता है। ठीक है, बीटा ग्लाइकोसाइड्स की वजह से होता है जो कि बीन की रॉ स्टेज में पाया जाता है, और ये जो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए कुक्ड कंडीशन नेसेसरी होती है। तो प्रॉपर्ली कुक्ड फूड में बीटा ग्लाइकोसाइड्स जो होंगे वो फिनिश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, जिस वजह से फेविज्म नाम का प्रॉब्लम नहीं होगा। फेविज्म में होता क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी होता है, ब्रेकडाउन होगा आरबीसी का तो क्या होगा, एनीमिया नाम की प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं जो लिग्यूम्स होते हैं किडनी बीन्स के, उनकी बात करते हैं। तो कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं किडनी बीन्स में जो कि इनिबिट करते हैं क्या, एक्शन ऑफ विटामिन ई को, और कॉज करते हैं मस्कुलर डिस्ट्रोफी को। तो अगर हम बात करते हैं लिग्यूम्स, वो किसके लिग्यूम्स, किडनी बीन्स के, किडनी बीन्स के। तो इनमें क्या बात करी हमने, ये क्या करते हैं, ये इनिबिट करते हैं, इनिबिट्स एक्शन ऑफ विटामिन ई, विटामिन ई के एक्शन को यहाँ पर इनिबिट करते हैं। दूसरी बात क्या कॉज करते हैं, मस्कुलर डिस्ट्रोफी कॉज करते हैं, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, इसको DYS लिखिए, डिस्ट्रोफी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी कॉज करते हैं। या फिर नेक्रोसिस ऑफ लिवर भी कॉज करते हैं कभी कभी, नेक्रोसिस ऑफ लिवर। ये सारी बातें कब है, जब एक्सेस में लिया जाए तो। और जो लो लेवल होता है प्लाज्मो टोकोफेरोल का, वो भी इनकी वजह से देखने मिलता है। टोकोफेरोल तो कहीं ना कहीं विटामिन ई को ही कहते हैं, तो लो लेवल भी उसी का हो रहा है, तो लो लेवल ऑफ प्लाज्मो टोकोफेरोल। ये नॉर्मल से पॉइंट्स जो मैं इंक्लूड करती जा रही हूँ, आप बस सिम्टम्स पे ध्यान दीजिए। और जो लिबरेशन होता है HCN का, जो हाइड्रोजन साइनाइड होता है फ्रॉम पल्सेस, वो भी बहुत देखा गया है। अगर आप उसकी डिटेल्स भी पढ़ेंगे तो वो भी एक प्रूव किया गया है। लेकिन गुड न्यूज यहाँ पर ये है कि ये जो थिंग्स होती है, जितनी भी बातें होती है, ये सब कुक्ड कंडीशन में डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो डरने की कोई बात नहीं है। तो हमने एक चीज और एक्स्ट्रा की क्या करी, जो लिबरेशन होता है वो भी यहाँ देखने को मिलता है एक्स्ट्रा, लिबरेशन of HCN from pulses, HCN from pulses have been proved, वो भी देखा गया है, ये वाली बात भी देखी गई है। लेकिन डरने की बात नहीं, कुक्ड कंडीशंस में ये सारी चीजें कंप्लीटली ओवर हो जाती हैं। दूसरी बात करते हैं बंगाल ग्राम या फिर लीमा बीन्स जो होते हैं, किडनी बीन्स जो होते हैं, इन सभी में भी कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि बॉडी में गैस भी प्रोड्यूस करते हैं और फ्लैटुलेंस भी क्रिएट करते हैं। तो आप इतना सिंपली लिख सकते हैं कि ये जो पल्सेस हैं जिनके नाम अभी हमने लिए, जैसे बंगाल ग्राम हो गया, लाइमा बीन्स हो गए, मैं लिख ही लेती हूँ यहाँ पर, जरूरी है लिखना, बंगाल ग्राम्स, लीमा बीन्स, किडनी बीन्स, इसको बार बार लिख चुके हैं। तो इन सभी में क्या होता है, ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि गैस प्रोड्यूस करते हैं बॉडी के अंदर, और फिर वो फ्लैटुलेंस भी यहाँ पर कॉज कर सकते हैं। तो ये सारे आप सिम्टम्स को याद रखेंगे। और ये जो गैस फॉर्मिंग केमिकल्स होते हैं वो कुकिंग के बाद भी अनचेंज्ड रहते हैं, इसलिए गैस प्रॉब्लम जनरली, फ्लैटुलेंस प्रॉब्लम देखने को मिलती है पेशेंट्स के अंदर, जो कि थोड़े वीक स्टमक के होंगे, अपसेट स्टमक जिनमें आसानी से देखा जाता है। सो ये वाली बातें आपको याद रखनी है।
तो ये जो दीज गैस फॉर्मिंग केमिकल्स रिमेन अनचेंज्ड इवन आफ्टर कुकिंग। और कुछ सर्टेन ऐसी स्पाइसेस होती है जिनमें भी टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं जो कि इरिटेशन या फिर बर्निंग सेंसेशन या अनइजीनेस कॉज करते हैं। तो कभी कभी स्पाइसेस की अगर हम बात करें मसालों की, तो उसमें भी ये वाली बातें होती है। तो मसाले भी कभी कभी इरिटेशन, बर्निंग सेंसेशन, जैसे रेड मिर्च पाउडर जो होगा वो भी बर्निंग सेंसेशन कॉज करेगा, अनइजीनेस कॉज कर सकता है। ये स्पाइसेस की बात होगी। तो ये आप इतनी बातें याद रखेंगे। एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी और एक्स्ट्रा इंक्लूड करना चाहेंगे हम यहाँ पर, फिर हमारा ये फूड वाला जो नेचुरल फूड टॉक्सिन्स था वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं यहाँ एक्स्ट्रा ऐड कर रही हूँ स्टिग्मेटा मेडिस, एंड आई थिंक ये आपको विजिबल नहीं हुआ होगा, तो मैं इसके आसपास व्हाइट से ही लिखूंगी स्टिग्मेटा मेडिस। ये क्या होता है? ये कॉमनली नोन मेज होता है। स्टिग्मेटा मेडिस जिसको कहते हैं, एक तरह का मेज होता है। और ये जो कॉर्न होता है इसको एवरीवेयर, हर जगह आप देखोगे तो कल्टीवेट किया जाता है इंडिया के अंदर। और ये एक तरह की प्रॉब्लम कॉज करता है जिसको कहते हैं पेलिग्रा। पेलेग्रा कॉज करता है ये। अब पेलेग्रा कैसे हो रहा है कि जब इसको एक्सेस क्वांटिटी में खाया जाएगा, इस मेज को जो कि कॉर्न बनाते हैं, भुट्टा जिसको हम कहते हैं, उसको एक्सेस में खाया जाएगा तो पेलेग्रा कॉज करेगा, नॉर्मली नहीं करेगा। और ये क्यों होता है? क्योंकि दिस हैपेंस ड्यू टू लैक ऑफ निकोटिनिक एसिड। पेलेग्रा किस प्रॉब्लम से होगा? लैक ऑफ निकोटिनिक एसिड की वजह से होगा। निकोटिनिक एसिड। सो यहाँ पर स्टिग्मेटा मेडिस की बात हो जाती है कंप्लीट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसमें मैं फंगल फूड पॉइजनिंग के बारे में बताऊंगी। अभी नेचुरल फूड टॉक्सिन्स के बारे में पूरा कंप्लीट हो गया है। सो थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी लर्निंग।